किसान साथियों, गेहूं में हम जिंक खाद का इस्तेमाल करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिंक डालते समय ऐसे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमें हमारे जो पैसा है, जो हम उसमें लागत लगाते हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा पैसा, हमारा लागत ख़राब हो जाता है। जो हम जिंक डालते हैं वो ख़राब हो जाता है, पौधे को नहीं मिल पाता है। तो आज हम कुछ ऐसे कारण आपको बताने वाले हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं। ये दोनों तरीके आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको बचाव करना चाहिए और कैसे आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये आपकी फसल को ज़्यादा मात्रा में लग सके, ज़्यादा मात्रा में पौधे इससे ले पाएँ। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए हम यहाँ पे आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर हम जिंक खाद का इस्तेमाल गेहूं में कब करना चाहिए हमें और कैसे हम इसका प्रयोग करें। किसान साथियों, किसी भी पौधे में अगर आप खादों का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ज़मीन में डाल देना, मिट्टी के द्वारा डाल देना, मतलब मिट्टी में मिला देना, जिससे जड़ों के द्वारा वो अवशोषित होकर आपके पौधे को मिल सके। दूसरा तरीका होता है पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर देना, फोलियर स्प्रे कर देना, जिससे पत्तियों के माध्यम से आपके पौधे को वो मिल सके। और आजकल ऐसी बहुत सारी खादें मार्केट में आने लगी हैं, जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। अब ये क्यों आ रही हैं? ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि जो हम चीज़ें मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं वो मतलब उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। आधे से ज़्यादा मात्रा कई बार हमारी ख़राब हो जाती है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लाभ उस चीज़ का नहीं मिलता है जो भी हम चीज़ें अपने मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम वो बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बीज की बुआई करते हैं तो जो शुरुआत में आपके पौधे को चाहिए होता है, जो तत्व चाहिए होते हैं, वो उसको जड़ के द्वारा ही मिल पाता है। तो इसलिए जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, कभी भी आप कोई भी खाद डालें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेसल डोज वाली खाद आपको, जो हम बुआई के समय या रोपाई के समय जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में, वो आपको हमेशा देना ही पड़ेगा। चाहे आप नैनो यूरिया बाद में डाल दीजिए, चाहे आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल करिए, लेकिन शुरुआत वाली खाद आपको डालना ही डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है, आज की वीडियो का विषय है कि हमें जिंक कैसे देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो हम खाद ज़मीन में डालते हैं उसका कम ही लाभ हमारे पौधे को मिलता है, लेकिन जो हम चीज़ें छिड़काव से डालते हैं उसका ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे ही हम जिंक का इस्तेमाल भी दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है, सबसे ज़्यादातर किसान साथी ऐसा ही करते हैं कि मिट्टी में बुआई विधि से उसका इस्तेमाल करते हैं, और थोड़ा सा किसान साथी अब जागरूक होने लगे हैं तो वो किसान साथी फोलियर स्प्रे करते हैं। इसमें आपका लागत भी कम होता है और आपको लाभ का परसेंट भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। अब यहाँ पे अगर हम सावधानियों की ही बात करें तो जैसे मैंने बोला कि आपको बेसल डोज वाली खाद, जो हम बुआई के समय खासकर कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद अवश्य डालते हैं, साथ में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी चाहिए होता है और पोटास भी चाहिए होता है। तो हम बुआई के समय क्या डालते हैं, गेहूं की बुआई के समय हम डीएपी डालते हैं, इसके साथ साथ हम डाल देते हैं किसान साथी पोटास, हम यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बुआई के समय बहुत सारे किसान साथी अभी भी जानकारी के अभाव में कई बार जिंक खाद का भी इस्तेमाल कर देते हैं। अब किसान साथियों, जब आप बुआई के समय जिंक डालते हैं तो होता क्या है, ये आप पहले समझिए। अब बुआई के समय आप या तो डीएपी खाद का इस्तेमाल करेंगे, डीएपी नहीं डालेंगे तो आप एनपीके डालेंगे। एनपीके में 12-32-16, 10-26-26 हो गया। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, 14-35-14 हो गया, 20-20-0-13 हो गया। तो आप कोई ना कोई, ज़्यादातर किसान साथी 12-32-16 का ही प्रयोग करते हैं। तो आपने कोई भी एनपीके डाला तो आप उसमें भी किसान साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटेशियम पाया जाता है, कुछ में कुछ नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह से आप एनपीके डालते हैं या फिर डीएपी डालते हैं या फिर आप एसएसपी डालेंगे। एसएसपी में आपका कैल्शियम भी हो जाता है, सल्फर भी हो जाता है, साथ में फास्फोरस भी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हम बुआई के समय फास्फोरस वाली खाद अवश्य डालते हैं, क्योंकि हमारे पौधे के विकास में सबसे पहले जड़ विकास होता है और जड़ों के अच्छे विकास के लिए हमें बुआई के समय फास्फोरस चाहिए ही चाहिए, चाहे हम जिस भी विधि से, जिस भी खाद के माध्यम से उसकी पूर्ति करें। क्योंकि हम बुआई के समय फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद डालते हैं, इसलिए बुआई के समय आपको जिंक खाद नहीं डालनी होती है। जो हमारी जिंक आती है, जो मोनोहाइड्रेट जिंक आती है 33% वाली, चाहे हेप्टाहाइड्रेट जिंक आती है 21% वाली, कोई भी जिंक आपको बुआई के समय इस्तेमाल ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आपका जिंक हो गया, इसके साथ में जब फास्फोरस मिलता है, मतलब आपस में दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं। अब फास्फोरस का आप ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ, जिंक के साथ दुश्मनी है या फिर जिंक का फास्फोरस के साथ दुश्मनी है। ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब ये रिएक्शन होता है तो एक नया तत्व बनता है। कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके
के बाद एक नया पदार्थ बनता है, एक नया तत्व बनता है। तो ठीक उसी तरह से जिंक और अगर आप फास्फोरस एक साथ मिला के डालते हैं तो एक नया तत्व बनता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब ये जो नया तत्व बना ये बेकार होता है। बेकार किस लिए होता है? क्योंकि ये अघुलनशील होता है। अब अघुलनशील का मतलब क्या होता है? हमारे पौधे केवल उन्हीं तत्वों को, उन्हीं चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं जो घुलनशील रूप में होते हैं। जो अघुलनशील रूप में होते हैं वो आपके पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बहुत साधारण भाषा में समझाओ, पत्थर के समान हो जाते हैं। अब पत्थर पे तो कोई पौधा उगता नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अघुलनशील हो जाता मतलब घुलने वाला ही नहीं है, तो पौधे को मिलेगा कहाँ से? तो इसीलिए हम जो जिंक है इसका इस्तेमाल कभी भी हम बुआई के समय जब हम फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद डालते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। चाहे आप गेहूं की फसल लगाएं, चाहे आप धान की रोपाई करें, चाहे आप गन्ना लगाएं, चाहे आप सरसों लगाएं, चाहे आप मक्का लगाएं, कुछ भी लगाएं, अगर आपने फास्फोरस वाली कोई भी खाद डाली हुई है तो जिंक सल्फेट आपको भूल कर भी ना तो 33% वाला ना ही 21% वाला इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि हम बुआई के समय जिंक नहीं डाल सकते हैं, तो कम से कम कितने दिन का अंतर हमें देना चाहिए? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आपने बुआई के समय डाला और आप 2-4 दिन के बाद डाल सकते हैं। कम से कम 20 दिन का अंतर देना होता है। मतलब अगर आपने बुआई के समय, बुआई करते समय आपने जो है डीएपी डाला हुआ है तो 20 दिन के बाद आपको जो है वो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान होता है, ऐसा नहीं कि हाँ 100% लाभ मिलता है। और यहाँ पे एक बात आपको और समझना पड़ेगा, जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, लगभग अधिकतम 5% ही हमारे पौधे इसको ले पाते हैं। बाकी की मात्रा तो ख़राब ही हो जाती है। वैसे इनकी कम ही मात्रा हमारे पौधे को चाहिए ही होता है, लेकिन जितनी भी हम मात्रा डालते हैं अधिकतम 5%, 2 से 5% ही हमारे पौधे ले पाते हैं। तो इसीलिए किसान साथियों, अगर आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बहुत सारी मात्रा ख़राब हो जाती है, मतलब पौधे के उपयोग में नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिंक का आपको मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। आप जिंक का आपको छिड़काव विधि से प्रयोग करना चाहिए। अब जब आप छिड़काव विधि से प्रयोग करेंगे, हालांकि यहाँ पे भी आप जिंक के साथ कोई भी फास्फोरस वाला एनपीके नहीं मिला सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब फास्फोरस वाला कोई भी खाद आप नहीं मिला सकते हैं। बाकी आप यूरिया के साथ इसका छिड़काव करिए या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ इसका छिड़काव करिए। अब यहाँ पे हम दोनों मात्रा आपको बता देते हैं कैसे आपको डालना होता है। मान लीजिए आप छिड़काव नहीं करना चाहते हैं, ज़मीन में ही आपको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे जो 33% वाली जिंक आती है, लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो आप डालिए। जब पहला पानी लगाते हैं उसके बाद इस्तेमाल करिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप यूरिया डालते हैं पहले पानी के बाद, तो यूरिया खाद के साथ में आपको जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो या फिर जिंक 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने बोला कि जैसा कि अगर आप छिड़काव जैसे प्रयोग करते हैं तो अच्छे से अच्छा लाभ मिलेगा, दुगुना लाभ मिलेगा। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे अगर आप छिड़काव जैसे प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको बस यही है कि आपको 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पहली बार आप डाल दीजिए 20 से 25 दिन या 30 दिन तक, और दोबारा से आपको डाल देना चाहिए फिर से 20-25 दिन के बाद। मतलब पहले पानी पे पहली बार और दूसरे पानी पे दूसरी बार आपको जिंक का छिड़काव करना चाहिए। अब कैसे आपको छिड़काव करना है? जो 33% वाली जिंक आती है, लगभग आपको 750 ग्राम मात्रा डालनी होती है, या फिर 21% वाली जिंक लगभग 1 किलो मात्रा डालनी होती है। अब यहाँ पे ये सस्ता क्यों पड़ता है? मान लीजिए आप 33% वाली जिंक 2 बार इस्तेमाल करते हैं, मतलब 2 बार आपको स्प्रे करना है। पहली बार आप 25-30 दिन पे डालिए, दोबारा से आप फिर से दूसरे पानी पे 45 दिन 50 दिन तक डालिए। तो यहाँ पे जो दोनों बार की मात्रा लगेगी, 750 ग्राम या 750 ग्राम दोनों मिला लीजिए तो लगभग 1.5 किलो के आसपास हो जाता है। मतलब आपके लगभग 5 किलो यहाँ पे जिंक या 4 किलो जिंक जितना भी आप डालने वाले थे उसकी बचने वाली है। मतलब आपका पैसा बचने वाला है और लाभ उससे ज़्यादा मिलेगा। इस बात का मेरा गारंटी है कि आपको उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए आपको हमेशा, अगर आप अच्छा लाभ पाना चाहते हैं तो खादों का आप स्प्रे के रूप में प्रयोग करिए। कुछ सावधानियां बरतनी होती है। आपको इसमें चिपको वगैरह मिलाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही डाल दिया। अब यहाँ पे भी अगर आप कोई चीज़ छिड़काव से भी प्रयोग करते हैं तो सावधानियां बरतनी होती है। अगर मान लीजिए बरसात तुरंत हो जाती है तो आपको फिर से डालना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जिसका आपको ध्यान देना है। वैसे अगर आप डालते हैं तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे पहली बार आपको 25 से 30 दिन पे इसका इस्तेमाल करना है, और दूसरी बार लगभग 45-50 दिन पे अगर आप जिंक का छिड़काव जैसे प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में डालने की तुलना में
इसका जो लाभ है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक बात का ध्यान आपको ये भी रखना है, मान लीजिए आपके गेहूं के खेत में या फिर किसी भी फसल में, चाहे धान हो, गेहूं हो, जो भी फसल हो, उसमें जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, तब तो आपको छिड़काव विधि से ही प्रयोग करना है। ज़मीन में डालने से जो खादें हमारे पौधे लेते हैं लंबा समय लगता है, जो हम छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं उसका असर बहुत जल्दी होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जिंक को आपको फास्फोरस के साथ नहीं डालना है, और अगर आप मिट्टी में डालने के बजाय अगर आप जिंक का छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं तो जो लाभ है वो आपको ज़्यादा मिलता है। बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसे डालना है, आपको कैसे तय करना है। और आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कम लागत में आप अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो यहाँ पे अगर आप छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं लागत कम लगेगी लेकिन लाभ ज़्यादा मिलेगा। और जब लागत कम लगती है तो किसानों की आय भी, मतलब जो हमारा लागत होता है वो आय, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने खेत में ज़्यादा कुछ डाल भी देते हैं, हमें उत्पादन भी कम मिलता है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।